नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं नागरिक शास्त्र भाग 10 से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया हूं जो अक्सर परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं और ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी चाहे वो हाई स्कूल के हों, इंटर के हों, सभी जो विद्यार्थी हैं उनके बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी प्रश्नों में ये सही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और प्रतियोगी परीक्षा में सी-टेट, टेट, पुलिस, लेखपाल, टीजीटी, पीजीटी या अन्य विभिन्न जो परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपका समय न गवाते हुए आइए हम सब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, नागरिक शास्त्र से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का चुनाव हुआ है जो आप सभी के लिए परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। आइए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह किसने कहा था? यह एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा था। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से यह बात ऑप्शन बी सही है, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह बात सुभाष चंद्र बोस का है। महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1887 को उड़ीसा के कटक जिले में हुआ था। माता का नाम प्रभावती देवी तथा पिता का नाम जानकी दास था। प्रश्न 2, राजनीतिक दल और निम्न में से किसके लिए जरूरी है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, लोकतंत्र के लिए। वर्तमान समय में शासन के विविध रूपों में प्रजातंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय है। प्रजातंत्रीय अर्थात लोकतंत्रीय शासन के दो प्रकार होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था लोकमत पर आधारित होती है और राजनीतिक दल लोक मत के निर्माण और उसकी अभिव्यक्ति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। प्रश्न 3, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, निम्न में से यह किसका कथन है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, ग्रीन का। अंग्रेजी साम्यवादी ग्रीन का विचार है कि राज्य का वास्तविक आधार इच्छा है, बल नहीं। इस तरह से उन्होंने कहा है कि विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट, अर्थात राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है। प्रश्न 4, राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, दैवी सिद्धांत। उदारवादी परंपरा में राज्य की उत्पत्ति तथा प्रकृति के दो सिद्धांत प्रचलित हैं, सामाजिक समझौते का सिद्धांत तथा ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत। 17वीं-18वीं शताब्दी तक राजनीतिक विचारधारा में सामाजिक समझौता का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण था। सामाजिक समझौता सिद्धांत दैवी सिद्धांत के प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया था। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवी न होकर मानवीय संस्था है। इस तरह से राज्य का निर्माण मानवों ने किया है अपने सामाजिक समझौते द्वारा। प्रश्न 5, रूसो किस देश का निवासी था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, फ्रांस। रूसो फ्रांस का निवासी था जिसने क्रांति के समय अपने दार्शनिक विचारों से फ्रांस की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया था। प्रश्न 6, रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है, यह किसका कथन है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है, मैकाइवर। मैकाइवर का यह मानना था कि रक्त संबंध से समाज बनता है
और समाज से राज्य बनता है, और राज्य जो है वह व्यक्तियों के एक सामुदायिक इकाई है जिससे समाज में व्यक्ति उच्च स्थान राज्य में रहकर प्राप्त करता है। प्रश्न 7, अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। यह किसका कथन है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है बोसांके। बोसांके ने यह बात कही है कि अधिकार वह है जिसे समाज स्वीकारता है। अगर समाज जिसको नहीं स्वीकारता वह अधिकार नहीं बन सकता, और जब अधिकार बनता है तो वह राज्य के द्वारा लागू किया जाता है। बिना राज्य के लागू किए हुए अधिकार समाज को प्राप्त ही नहीं हो सकता। प्रश्न 8, निम्नलिखित में एक नैतिक कर्तव्य है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से वो सही कर्तव्य क्या है? तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, माता पिता द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। यह माता पिता के लिए आवश्यक है कि वे अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कराएं। यह उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी है, कानूनी नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी एक स्वैच्छिक जिम्मेदारी होती है जो किसी दबाव के बिना कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित करती है। प्रश्न 9, हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं। यह कथन निम्न में से किससे संबंधित है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति में यह बात कही गई है कि सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं और सभी को समान जीने का अधिकार है, उनके साथ अन्याय नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि फ्रांस में जब राजा ने लोगों के साथ अन्याय करना शुरू किया तो लोगों ने आंदोलन किया, क्योंकि उनका मानना था कि राजा भी हो लेकिन वह अन्याय नहीं कर सकता, समाज के साथ न्याय होना चाहिए। प्रश्न 10, निम्न में से कौन न्याय का सार्वलौकिक तत्व है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, न्याय समानता पर बल देता है। यह सर्व बात विदित है कि न्याय सबके लिए होती है, सबके लिए समान होती है, और जब न्याय समान न हो तो वास्तविक न्याय नहीं है। इसी कारण यह सर्वलौकिक बात प्रकट करती है कि न्याय समानता पर बल देती है। प्रश्न 11, अधिनायक तंत्र निम्न में से किसका विलोम है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है लोकतंत्र। अधिनायक तंत्र, कुलीन तंत्र, निरंकुश तंत्र, तमाम तंत्र होते हैं, तो यहां लोकतंत्र जो है वह अधिनायक तंत्र का विलोम है, क्योंकि लोकतंत्र में वास्तविक रूप से वही सत्ता में आता है जो अल्पमत में होता है, और अधिनायक तंत्र में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होते हैं, जबकि वे संख्या में अधिक होते हुए भी सरकार नहीं बना पाते, बल्कि अल्पमत का व्यक्ति ही सरकार बनाता है। जैसे कई पार्टियों के अगर मतों को जोड़ा जाए तो जो पार्टी मत प्राप्त करती है उन तमाम पार्टियों के योग से बहुत कम उसके मत होते हैं, लेकिन एक सर्वाधिक मत प्राप्त करने के कारण, सिंगल पार्टी के कारण वह सत्ता में सुख भोगती है। इसलिए यह बात माना जाता है कि अधिनायक तंत्र का विरोधी लोकतंत्र होता है। प्रश्न 12, भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन सी है, जवाहरलाल नेहरू। भारत की खोज, जिसे हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहते हैं, उसको जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। प्रश्न 13, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है 26वां। संविधान संशोधन 1971 द्वारा भूतपूर्व देशी रियासतों के शासकों का प्रीवी पर्स समाप्त कर दिया गया, और राजाओं के जो विशेषाधिकार थे वे समाप्त हो जाने के कारण राजा भी एक आम नागरिक की तरह हो गए, उनके एक विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। प्रश्न 14, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु
सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है और तब से आज हमारे देश में 18 वर्ष का कोई व्यक्ति मतदान कर सकता है। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? तो यहां हम देख रहे हैं ऑप्शन ए जैसे लिखा है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, बी लिखा है राजनीतिक दलों को मान्यता देना, सी लिखा है उम्मीदवारों का चयन करना और डी लिखा है उपचुनाव करवाना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वह है सी, उम्मीदवारों का चयन करना। निर्वाचन आयोग उम्मीदवारों का चयन नहीं करता है, उम्मीदवारों का चयन राजनीतिक पार्टियां करती हैं। इस तरह यह निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। प्रश्न 16, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन डी है, तीव्र गति से औद्योगिकरण करना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1956 से 1961 था, औद्योगिक नीति 1956 की घोषणा की गई थी और देश के समाजवादी ढांचे की स्थापना को संकल्पित किया गया था। इस योजना में तीव्र औद्योगिकरण का लक्ष्य बनाया गया था और भारी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था। प्रश्न 17, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक का लेखक कौन है? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने तमाम किताबें लिखी हैं जिनमें से पवित्र परिवार जिसे हम द होली फैमिली कहते हैं, जिसे उन्होंने 1844 में लिखा था, दरिद्रता का दर्शन जिसे हम पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी कहते हैं जो कि 1847 में लिखी गई थी, साम्यवादी घोषणा पत्र जिसे हम द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहते हैं 1848 में लिखी गई थी, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की विवेचना जिसे हम क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते हैं जो कि 1859 में लिखी गई थी, और मूल्य कीमत और लाभ जिसे हम वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट कहते हैं, यह भी उन्होंने लिखी थी। और इसके अलावा दास कैपिटल की भी रचना कार्ल मार्क्स ने की थी। इस तरह हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई थी। प्रश्न 18, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, लेनिन। स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक लेनिन है और इस प्रकार से लेनिन ने देश के लिए, एक राज्य के लिए एक नियम निर्धारित किए। प्रश्न 19, राजनीति विज्ञान का आरंभ तथा अंत अपराध के साथ होता है, यह परिभाषा निम्न में से किसकी है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है, गार्नर। राजनीति विज्ञान का आरंभ तथा अंत राज्य के साथ होता है, यह बात राजनीति विज्ञान की परिभाषा गार्नर ने दिया है। उनका मानना था कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत सदैव अपराध से ही होता है। अपराध से ही हम किसी राज्य की शुरुआत करते हैं और अपराध से ही किसी राज्य की समाप्ति हो जाती है। प्रश्न 20, स्टेट शब्द का प्रयोग निम्न में से सर्वप्रथम किसने किया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, मैकियावेली ने। स्टेट शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द स्टेटों से हुई, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था। प्रश्न 21, किस विचारधारा ने निजी संपत्ति को प्रगति की आवश्यक शर्त माना है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, उदारवाद। उदारवाद ने यह बात माना कि निजी संपत्ति प्रगति के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्ति को निजी संपत्ति के रूप में उसे अर्जन करने का अगर हम अधिकार नहीं देंगे तो व्यक्ति प्रगति ही नहीं करेगा, क्योंकि संपत्ति से उससे कोई लेना देना ही नहीं है और
वह संपत्ति इकट्ठा जब नहीं करना चाहेगा तो वह अपना विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए निजी संपत्ति प्रगति के लिए आवश्यक है, ऐसा उदारवादियों का मानना है। अर्थात सभी व्यक्ति के लिए निजी संपत्ति आवश्यक है। प्रश्न 22, किस राजनीतिक दार्शनिक ने धर्म को जनसाधारण का नशा कहा है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, कार्ल मार्क्स। मार्क्स ने धर्म को भी जनता के शोषण का एक साधन ही माना है। उसका विचार है कि वर्तमान समय की शोचनीय दशा के लिए बहुत कुछ सीमा तक धर्म ही उत्तरदायी है। इतिहास में एक नहीं बल्कि कितने ही लुई और जार पैदा हुए, किंतु जनता ने अपने धार्मिक अंधविश्वास के कारण उनके अन्याय और शोषण के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठाई। मार्क्स धर्म के भाग्यवादी दर्शन को बहुत अधिक शरारतपूर्ण मानता है, जिसमें इतिहास और सभ्यता के नैसर्गिक विकास को रोका है। एक अन्य स्थान पर मार्क्स धर्म को जनता की अफीम की संज्ञा दी है। वह कहता है, इसे धर्म की नशा को खाकर जनता विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने की बजाय पतन के गर्त में बढ़ती चली जाती है। इस तरह धर्म एक जनसाधारण का नशा है जो धर्म के नाम पर अपने विकास को रोक देते हैं। प्रश्न 23, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है, तो यह कहां निवास करती है? तो दिया गया ऑप्शन डी सही है, जनता में। भारतीय संविधान के अनुसार अगर सर्वोच्च कोई संप्रभु है तो वह जनता है। जनता किसी भी सरकार को जब चाहे अपने मत द्वारा सत्ता से बाहर कर सकती है और जनता की इच्छा ही सरकार है। यह जनता नहीं चाहती तो कोई भी पार्टी सरकार बना के शासन नहीं कर सकता। इस तरह से अंतिम संप्रभु जो निवास करती है, सर्वोच्च सत्ता जो निवास करती है, वह जनता में निवास करती है, न कि संसद में, न कि राष्ट्रपति में और न ही प्रधानमंत्री में, क्योंकि जनता ही सरकार को बनाती है। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, 36वां संशोधन। 36वें संवैधानिक संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में संघ के 22वें राज्य के रूप में प्रवेश प्रदान किया गया है। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को उसके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है? तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प राज्यसभा में पेश किया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प राज्यसभा में पेश करने के पहले उसकी सूचना उन्हें 14 दिन पूर्व देनी आवश्यक है। राज्यसभा में संकल्प पारित होने के बाद उसे लोकसभा में अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। यदि लोकसभा संकल्प को अनुमोदित कर देती है तो उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। प्रश्न 26, आचार्य कौटिल्य ने राज्य को किस रूप में देखा है? तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, दैवीय संस्था। आचार्य कौटिल्य ने राज्य को एक दैवी संस्था के रूप में देखा है। प्रथम अधिकरण के 13वें अध्याय में दो गुप्तचरों के बीच वार्तालाप के प्रसंग में इस तथ्य का उल्लेख मिलता है। प्रश्न 27, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र कौन निकालता था? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू नामक, जो कि इंदौर जिले में पड़ता है, में महार कुल में हुआ था। इन्होंने भारत में अपने आंदोलन द्वारा दलितों को संगठित किया। इन्होंने 1920 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास की तथा 1924 में बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। 1927 में मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत का इन्होंने संपादन भी किया था। प्रश्न 28,
राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा आहुत गोलमेज सम्मेलन की श्रृंखला में महात्मा गांधी किसमें भाग लिए थे? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन सेंट जेम्स पैलेस जो कि लंदन में है 17 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने एक मात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मेलन में भाग लिया था। प्रश्न 29, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चयन अंतिम रूप में कौन करता है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चयन अंतिम रूप से लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित हो जाने के बाद इसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। जब राज्यसभा में विधेयक भेजा जाता है तो उसके साथ लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाण पत्र लगा होता है कि यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। प्रश्न 30 जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारत का संविधान कब लिखकर पूर्ण हुआ? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, 26 नवंबर 1949। हम सभी जानते हैं कि संविधान लिखने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई थी और उसकी पूर्णाहुति 26 नवंबर 1949 को हुई थी। इस प्रकार से हमारे देश का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखकर पूर्ण हुआ था। तो दोस्तों, आज मैंने आप सभी के लिए 2 सवाल भी दिए हैं। इन सवालों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न 1 है, स्टेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? और प्रश्न 2, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह बात किसने कही थी? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि प्रश्नों के उत्तर देने में असुविधा हो तो पूरे वीडियो को अच्छे से देखें, अपनी तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें और नियमित रूप से हमारे द्वारा प्रसारित वीडियो को देखते रहें। ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षार्थियों और विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कल आप सभी के लिए इतिहास भाग 11 के प्रश्नों को संकलित किया जाएगा। आप नियमित रूप से वीडियो देखते रहिए। और यदि आप आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे समय समय पर प्रसारित वीडियो आप सभी को प्राप्त होती रहे और आपके तमाम दोस्तों शुभचिंतकों तक हमारी बात पहुंचे, जिससे वे भी लाभान्वित हों। हमें आशा है आप नियमित रूप से अपने अभ्यास कार्य और अपनी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने मेहनत परिश्रम में लगे रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।